भौतिक भौतिक प्रदेशों को हमने 4 भागों में बाँटा था। कितने भागों में बाँटा था? 4 भागों में बाँटा था। उन चारों के नाम भी मैंने उस दिन लिखवा दिए थे, लेकिन कल थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू था, आज भी थोड़ा टेक्निकल इश्यू है। आज ये क्लासेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा-सा मैं रिवाइज़ करवा देना चाहता हूँ कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हमने 4 भागों में बाँटा था। सभी को गुड मॉर्निंग है भई। अमित, सभी को गुड मॉर्निंग है, ठीक है? अमित है, शिवानी है, ये सारे लोग हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग। अरे सर नहीं सोए हैं, आपका जो कमेंट है, सर सोए नहीं हैं, बस टेक्निकल इश्यू हो रहा है, ठीक है? चलें, तो देखें, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बाँटा था, हमने इसकी चर्चा भी की थी। पहला था पश्चिमी रेतीला प्रदेश, क्या था? पश्चिमी रेतीला पश्चिमी रेतीला प्रदेश, ठीक है? इसको हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी, थोड़ी बहुत क्या मतलब मैक्सिमम कर चुके थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि बरखान के बारे में, बरखान, बड़छान, यहाँ के बालुका स्तूपों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो भी हमने फर्दर 2 भागों में बाँटा था। पश्चिमी रेतीला प्रदेश को 2 भागों में बाँटा था। इसका जो बाँटने का रीज़न था, पश्चिमी रेतीला प्रदेश को 2 भागों में बाँटने का जो रीज़न है, या इसका आधार है, वो था आपके 25 वर्षा रेखा कह सकता हूँ मैं। कौन-सी रेखा? वर्षा रेखा। और वर्षा रेखा ने इसमें आप वर्षा रेखा की बात करोगे तो आपका आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी रेतीला प्रदेश को 2 भागों में बाँटती है। कौन-सी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी रेतीला प्रदेश को 2 भागों में बाँटती है। देखो ये थोड़ा-सा मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा, ये कौन-सी रेखा है, कहाँ से निकलती है और किस तरह से इसका राजस्थान का विभाजन करती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है आपकी, वो राजस्थान को 2 भागों में बाँटती है। राजस्थान को नहीं, इसको पश्चिमी रेतीला प्रदेश, ठीक है? इसका नाम है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। अब सुनो, किसी बात को समझने से पहले हम उसके बारे में बात करेंगे कि समवर्षा रेखा क्या है। आपने एक इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कंटूर। कंटूर क्या होता है? समोच्च रेखाएँ होती हैं। क्या कौन-सी रेखाएँ होती हैं? समोच्च रेखाएँ होती हैं। समोच्च रेखाएँ। ये रेखाएँ वे रेखाएँ होती हैं जो कि समान ऊँचाइयों के स्थान को जोड़ती हैं। समान ऊँचाइयों के स्थान को जोड़ती हैं, उसी तरह से समवर्षा रेखा होती है। मतलब 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इसका मतलब क्या वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 25 सेंटीमीटर बारिश जिस-जिस स्थानों पर होती है, उन सभी स्थानों को यदि मैं जोड़ लूँ, एक लाइन के थ्रू जोड़ दिया जाए, तो उसे हम कहेंगे कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ये। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये जो आपकी पश्चिमी रेतीला प्रदेश है, पश्चिमी रेतीला प्रदेश को लगभग-लगभग 2 भागों में बाँटती है। मैंने क्या कहा? क्योंकि इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ थोड़ा-सा। आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि राजस्थान को किसको? राजस्थान को 2 भागों में बाँटने वाली, राजस्थान को 2 भागों में बाँटने वाली वर्षा रेखा, बाँटने वाली वर्षा रेखा। इसका ना क्या नाम था? यदि बात करें राजस्थान की, देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, यदि बात करें राजस्थान की, किसकी बात करें? राजस्थान की। राजस्थान को लगभग-लगभग 2 बराबर भागों में बाँटने वाली रेखा का क्या नाम है? उसका नाम है आपके 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी पश्चिमी रेतीला प्रदेश की बात नहीं करी है। गौर देना ध्यान से, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकता है यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो। यदि अगला पॉइंट मैं लिखूँ, अगला पॉइंट लिखता हूँ मैं कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश को पश्चिमी रेतीला प्रदेश को 2 भागों में या लगभग 2 भागों में बाँटने वाली लगभग 2 भागों में बाँटने वाली वर्षा रेखा वर्षा रेखा कौन-सी है? तो आपका आंसर रहेगा सर 25 सेंटीमीटर समवर्षा। कौन-सी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है? हाँ भाई, सबको गुड मॉर्निंग है। सबके कमेंट बिल्कुल देख रहा हूँ मैं। ठीक है? गुड मॉर्निंग सर, रेखा यादव गुड मॉर्निंग है, रवि नायक गुड मॉर्निंग है, ज्योतिराज 3 डेज़ से क्लास क्यों नहीं हो रही है? अब देखो सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन शायद नहीं हुए, मुझे लगता है कि शायद कल की क्लास नहीं हुई है, इसके बाद में सारी हुई है। अमित सिक्सराज गुड मॉर्निंग सर, बहुत
सबको गुड मॉर्निंग है, स्वागत है सभी का विनर्स एकेडमी पे। ठीक है? राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बाँटेगी, 50 सेंटीमीटर, जबकि पश्चिमी रेतीला प्रदेश को किसको? पश्चिमी रेतीला प्रदेश को लगभग 2 बराबर भागों में बाँटने वाली रेखा का क्या नाम है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। बातें क्लियर हो गई। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई थी कि आपको मैं पश्चिमी रेतीला प्रदेश को जो 2 भागों में बाँट रहा हूँ, उसका कारण क्या है? उसका कारण बताने के लिए मैंने आपके सामने 2 चीज़ें रखी थी। ध्यान रखना, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। कौन-सी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जो कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश को 2 भागों में बाँटती है। एक का नाम हो जाएगा शुष्क प्रदेश, कैसा प्रदेश? शुष्क प्रदेश, और एक का नाम हो जाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश। कैसा प्रदेश? अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क। अब बात समझ में आ गई कि सर पश्चिमी रेतीला प्रदेश को हमने 2 भागों में बाँट दिया। कौन-कौन सा? शुष्क और अर्ध शुष्क। का विभाजन का आधार क्या रहा है? आधार रहा है सर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्लियर होगी बात? चलें आगे। थोड़ा-सा आगे चलते हैं, इसको और देखेंगे कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश को, पश्चिमी रेतीला प्रदेश, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। तो 2 भागों में बाँट दिया था हमने। कौन-कौन से? एक तो है सर शुष्क प्रदेश। कैसा प्रदेश? शुष्क प्रदेश। और दूसरा है अर्ध, कैसा है? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। ठीक है? शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश को बाँटने का जो आधार था, अभी जो मैंने बताया है वो यहाँ लिख देता हूँ। वर्षा रेखा, वर्षा कौन-सी? 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, ज्योग्राफी में यदि आप नोट्स बनाते हैं, कैसे? हैंड रिटन, जैसे हिस्ट्री की तरह लिखना, तो उससे आपको याद करने में थोड़ी-सी तकलीफ होगी। याद तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी तकलीफ होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट बनाएँ, और आपको मैप में आप बना के याद करोगे तो आपको ईज़िली याद हो जाएगा। तो पश्चिमी रेतीला प्रदेश को कौन-सी वर्षा रेखा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में बाँटती है। एक भाग का नाम है शुष्क प्रदेश और एक का नाम है अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश की सामान्य तौर पर बात करूँ तो, मेरे शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देना आप। मैंने क्या कहा है? सामान्य तौर पर बात करूँ तो यहाँ पर जो बारिश होती है 0 से 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। कहाँ से? 0 से 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जबकि यहाँ की बात करूँ तो 25 से 50 सेंटीमीटर। कहाँ तक? 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। मतलब आपने ये समझ में आया कि शुष्क, अब देखो प्रदेश को इंग्लिश में कहते हैं एरिड। क्या कहते हैं? एरिड। एरिड का मतलब क्या होता है? शुष्क, और इसी शुष्क का मतलब होता है सूखा। कैसा? और आपको पता है कि राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान ये वाला एरिया पूरा हमारे यहाँ पर सूखे से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? सूखे से ग्रसित है, मतलब यहाँ पर पानी की क्या होगी? कमी होगी। यहाँ पर पानी की कमी होगी, और दिख भी रहा है कि सर 0 या तो हो ही नहीं, ऐसा भी स्थान है। हाँ सर, कौन-सा स्थान है बता भी दो। इस स्थान को तो मैं बताता हूँ। ऐसा स्थान जहाँ पर 0 सेंटीमीटर बारिश होती है। कितने सेंटीमीटर? 0 सेंटीमीटर बारिस होती है। स्थान का नाम है समगाँव। कौन-सा गाँव? समगाँव। समगाँव एक ऐसा गाँव है जहाँ पर बारिश नहीं होती है, या 0 सेंटीमीटर होती है, और ये पड़ता कहाँ पर, किस जिले में है? ये आपको पड़ता है जैसलमेर जिले में। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। ये वही जैसलमेर है जिसे हम पीला शहर कहते हैं, और मैंने लिखा भी किस कलर से है? पीले कलर से लिखा है। मेरे लिखने और मेरे बोलने में ध्यान रखना, कहीं न कहीं कोई न कोई क्लू छिपा होता है, तो आप थोड़ा-सा ध्यान से देखो। समगाँव, यहाँ पर बारिश नहीं होती है सर, मतलब बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? वनस्पति नहीं होगी। मतलब ये समगाँव एक ऐसा स्थान है राजस्थान का जहाँ पर वनस्पति नहीं है। क्या नहीं है? वनस्पति नहीं है, तो इसको प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में लिखते हैं वनस्पति विहीन क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? वनस्पति विहीन क्षेत्र। और जब वनस्पति नहीं है तो धूल ही धूल होगी, तो ध्यान रखना, इसी समगाँव जैसलमेर के भोरे फेमस हैं। भोरे विश्व में फेमस हैं। भोरे बोल दूँ या बोल दूँ? भोरे बोल दूँ या धैर्यन बोल दूँ? भोरे और धैर्यन विश्व में प्रसिद्ध हैं। किस गाँव के? तो आपका आंसर रहेगा सर समगाँव के। किस गाँव के? समगाँव के। ठीक है, शुष्क प्रदेश के बारे में बात की थी हमने, बारिश कम हो रही है, ज़्यादा होगी तो और बात करेंगे अगले क्षेत्र में। कौन से वाले में? अर्धशुष्क। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो थोड़ा-सा और आगे। अब देखो, यहाँ पर ही मैं एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ आपको, कि जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल, जो विनर्स क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसके ऊपर आपको पीडीएफ प्रॉपर मिल जाएगी रिटन वे में। आप जितना
आप जितना कोशिश करो समझने पे फ़ोकस करो। यदि आप लिखने पे फ़ोकस करोगे तो लिखना तो बुकों में भी है। आपके पास हज़ार नोट्स हो सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को जितना ज़्यादा समझा जाएगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, समझ में बैठ जाएगा। तो सुनना, इस शुष्क प्रदेश को फर्दर 2 भागों में बाँटा गया। कितने भागों में बाँटा गया था? 2 भागों में बाँटा गया था। एक का नाम था बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूपों के आधार पर बाँटा था, तो एक का नाम हो गया बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक को नाम बाँटा गया था बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त, ऐसा प्रदेश जहाँ पर रेत के बड़े-बड़े टीले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेत के टीले पाए जाते हैं, तो उसे तो कहते हैं युक्त प्रदेश। ऐसा प्रदेश जहाँ रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं, उसे कहते हैं मुक्त प्रदेश। मैंने थोड़ा-सा उस टाइम मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, तो मैंने आपको डेटा जो है गड़बड़ लिखवा दिया था। तो यहाँ पर है कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है 58.50%। कितना प्रतिशत? 58.50% क्षेत्रफल पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जबकि 41.50% भूभाग पर पश्चिमी रेतीला प्रदेश के 41.50% भूभाग पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या पाए जा रहे हैं? बालू का स्तूप पाए जा रहे हैं, ये वही बालू का स्तूप है। अब आप कहोगे सर बार-बार आप ये एक वर्ड बोल रहे हो बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। रीज़न क्या है इसका? कारण क्या है? तो ध्यान रखना, ऐसे-ऐसे रेत के टीले, रेगिस्तान में रेत के टीले, रेगिस्तान में ऊँचे-ऊँचे रेत के टीले, ये देखो ये रहे। रेत के ऊँचे-ऊँचे टीले कहाँ पर? रेगिस्तान में क्या कहलाते हैं? बालू का स्तूप कहलाते हैं। सभी क्या हैं? बालू का, अपनी साधारण भाषा में बात करूँ तो रेत के टीले कहलाएँगे। रेत के टीले क्या कहलाते हैं? बालू का स्तूप। बालू का मतलब रेत के सैंड डोम्स, सैंड डोम। डोम मतलब टीले ही होते हैं यहाँ। ये जो होता है इसको डोम कहते हैं। सैंड डोम्स, ठीक है ना? और इसको कभी-कभार आप सैंड ड्यून्स भी बोलते थे। ठीक है? बात क्लियर हो गई होगी कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश, और इसके बारे में मैंने एक चीज़ और वहाँ कल उसी दिन लिखवा दी थी, परसों के दिन। यहाँ का जो क्षेत्रफल है, वो सर्वाधिक क्षेत्रफल है, 61.11%। जैसा कि एक बच्चे ने रिप्लाई भी किया था कमेंट बॉक्स में, और एक का था यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? का है 40%, 40% जनसंख्या पर निवास करती है। इतना प्रतिशत क्षेत्रफल होने के बावजूद भी यहाँ पर जनसंख्या कम रह रही, इसका कारण क्या है? तो ध्यान रखना, पानी की कमी। की कमी, पानी की कमी, और पानी की कमी होगी तो वहाँ पर ऐसी वनस्पति पाई जाएगी जो कम पानी में उगती है। तो कम पानी में उगने वाली वनस्पति हमने चर्चा की थी, मैंने बताया था मरुद्भिद वनस्पति। वहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है? मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, जिसे हम ज़ेरोफ़ाइट्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ज़ेरोफ़ाइट्स के नाम से जानते हैं। यदि आपसे कहें कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश में जनघनत्व, तो ध्यान रखना, यहाँ पर इस पश्चिमी रेतीला प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर रहने वाले लोग, इस प्रदेश के अंदर रहने वाले जो भी लोग हैं, वो कम होंगे। पानी नहीं है, और जब पानी नहीं है, वहाँ लोग नहीं रहेंगे। तो ध्यान रखना, प्रदेश का जो जनघनत्व है, वो सबसे कम है। सबसे कम, सबसे कम। मैं आपको जनगणना में जब पढ़ाऊँगा तो एक चीज़ और बताऊँगा कि जैसलमेर का जनघनत्व सबसे कम है, और कितना है? जैसलमेर का जनघनत्व है 17 व्यक्ति, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ना 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साथ-साथ में मैं जैसे-जैसे टॉपिक क्लियर होता जाएगा, तो मैं आपको क्या करूँगा, पश्चिमी रेतीला प्रदेश के साथ-साथ में उसकी जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है। यहाँ यदि इसकी मिट्टी की बात कर दूँ, ध्यान रखना, वो रेतीली मृदा पाई जाएगी, रेतीली या मरुस्थलीय मृदा पाई, रेतीली या मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी, जिसे हम वैज्ञानिक रूप से बात करें, तो वैज्ञानिक रूप से इसे कहते हैं एरिड। एरिड है इसकी वजह से, एरिड का मतलब क्या होता है? शुष्क होता है, और एरिड से एक शब्द बना है एरिडो। एरिडो का मतलब क्या है? कि शुष्क प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा एरिडोसोल्स कहलाती है। यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? एरिडोसोल्स। शुष्क प्रदेश में, किसमें? शुष्क प्रदेश में। जबकि अर्ध शुष्क प्रदेश में एक मृदा पाई जाएगी जिसको हम कहते हैं एंटीसोल्स। कौन सी सोल्स? एंटीसोल्स मृदा के नाम से जानते हैं। क्लियर होगी क्या बात? हाँ, कमेंट में बताएँ, ठीक है। समगाँव जैसलमेर, हाँ, ज्योतिराज समगाँव धोरे क्या होते हैं? बेटा अभी धोरे के बारे में तो चर्चा की है। ज़ेरोफ़ाइट्स बिल्कुल सही है, रवि नायक 17 बिल्कुल सही है। देखो धोरे क्या होते हैं? आपका ये क्वेश्चन, धोरे क्या होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया, देखो ये रहे धोरे। मतलब रेत के ऊँचे-ऊँचे टीले, जो कि हवाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा ज़रूर करूँगा। देखो ये रहे, दिखा देता हूँ, यदि आपने कहा है, इसका एक थोड़ा-सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रेत के ऐसे-ऐसे टीले हैं। मैं आपको रेत के टीले हैं, जो कि इस तरह से बन रहे हैं हवाओं की वजह से, देखो ये बन
रेत के टीले, ये सारे ये जो बने हुए हैं, ये रेत के टीले क्या कहलाते हैं? धोरे या धरियन कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? धोरे। मतलब देसी लैंग्वेज में बात करूँ तो मैं रेत के बड़े-बड़े टीले धोरे या धरियन कहलाते हैं। मानता हूँ कि शायद अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हाँ, यदि क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में भी लिखें हाँ सर क्लियर है। एरिडोसॉल्स बिल्कुल सही लिखा आपने एरिडोसॉल्स धोरे क्या होता है मैंने बता दिया 61.11% बहुत सही। ज्योतिराज ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, चलें अब आगे, चलते हैं देखो। बालू का स्तूप क्लियर हो गए, सैंड ड्यून्स क्लियर हो गए। बालू का स्तूप क्या होते हैं, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मिलते हैं और कितने पर नहीं मिलते हैं, इनके बारे में हमने सारी चर्चाएँ कर ली है। यहाँ पर कितनी जनसंख्या रहती है, तो 61.11%। यहाँ पर कुल जनसंख्या निवास कितनी करती है, तो यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर पानी की कमी होने की वजह से मरुद्भिद या ज़ीरोफ़ाइट्स वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पर रेतीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा या एरिडोसॉल या एंटीसॉल्स मृदा पाई जाती है। सारी बातें हो गई किसके बारे में, पश्चिमी रेतीला प्रदेश के पूरे के बारे में। ठीक है, अब हम आगे और बात करेंगे किसके बारे में, स्तूप्स के बारे में, बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स के बारे में। सैंड ड्यून्स में देखेंगे, देखो ये रहे, मैं थोड़ी-सी चर्चा मैंने कहा था आपको वो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारी चीज़ जो मैंने लिखी हैं, वो सारी-सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। देखो ये चीज़ें लिखी है मैंने कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है 58.50% बिल्कुल यही बात लिखी थी। उसके बाद में इसका क्षेत्र कौन-सा है, देखो इसका क्षेत्र कौन-सा है मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ, अपने पास मैप भी है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जैसलमेर, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। देखो मैप मैंने पहले इसी दिन लिखवाया था। ये रहा गंगानगर, ये रहा आपका बीकानेर, ये रहा आपका जैसलमेर, ये रहा आपका बाड़मेर और ये रहा आपका जोधपुर। क्लियर हो गई क्या बात? अब आपको पता चल जाएगी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कौन-सा है? सर ये वाला पूरा। ठीक है, क्लियर बात? अब इसके बाद में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश वो है आपके 41.50% अभिप्राय भी है। यहाँ पोखरण से लेकर फलौदी, पोखरण कहाँ आता है? पोखरण आता है सर जैसलमेर, आता है जैसलमेर में और फलौदी कहाँ आता है? ये आता है आपके जोधपुर में। कहाँ पर आता है? जोधपुर में आता है। तो देखो ये रहा, ये वाला एरिया थोड़ा-सा अलग पेन से डिनोट कर देता हूँ। ये पोखरण से फलौदी, ये वाले एरिया में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। टर्शरी कालीन अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। अब सुनना, यहाँ बहुत गौर से सुनना चीज़ों को, मैं कुछ अच्छा बताने वाला हूँ आपको ताकि आपके दिमाग में जो डाउट है। पहली बात टर्शरी का मतलब होता है थर्ड थर्ड जनरेशन। कौन-सी जनरेशन? थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं। इससे कोई लेना-देना नहीं है। सबसे ज़्यादा लेना-देना हमारा अवसादी चट्टानों से। किससे? अवसादी चट्टानों से। एक बात मैं बताऊँगा आपको अवसादी चट्टानों के बारे में। अवसादी जो चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें हमेशा लेयर्ड फॉर्मेट में होती हैं। ऐसे लेयर फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? लेयर मतलब परतदार संरचना होती है अवसादी चट्टानों की। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताऊँगा, तो आप तो ये ऐसे चट्टानें बता रहे हो, आप हमें कुछ रियल लाइफ का बताओ। तो सुनना, आपने एक मिठाई खाई होगी, मिठाई का नाम सोन पापड़ी, सोन पापड़ी, सोन पापड़ी और एक कोई सी भी मिठाई मान लो आपके काजू कतली मान लो। ये दोनों मिठाई आज जाना और आप एक-एक पीस लेना। इस सोन पापड़ी को यदि इसका पीस ऐसा है और इस काजू कतली का भी पीस आपका ऐसा है, तो काजू कतली को कहीं से भी तोड़ोगे, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो या कहीं से भी, किसी भी डायरेक्शन में तोड़ लेना ईज़िली टूट जाएगी, मतलब आसानी से टूट जाएगी। लेकिन यदि सोन पापड़ी को आप इस डायरेक्शन में तोड़ने जाओगे, तो बनिस्पत इसके इसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये लेयर फॉर्मेट में पाई जाती है। यदि इसको आप ऐसे तोड़ो, सोन पापड़ी को ऐसे तोड़ोगे तो एक-एक लेयर अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये लेयर्ड फॉर्मेट में होती है और चट्टान का नाम है अवसादी चट्टान। कौन-सी चट्टानें? अवसादी चट्टानें लेयर्ड फॉर्मेट में होती है। इन लेयर के बीच में जीवाश्म जैसे कि आपके छोटे-मोटे जीव-जंतु हो गए, मानव प्रजाति हो गई, काफ़ी पुराने बहुत पुराने टाइम के प्राचीन काल की बात करो, तो ये सारे जीवाश्म क्या है इसके अंदर दब गए थे। इनके दबने से यहाँ पर जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। और निकल के आती है यहाँ से, यहाँ पर क्या पाए जाएँगे? जीवाश्म ईंधन पाए जाएँगे। जीवाश्म ईंधन बोल दूँ या जीवाश्म खनिज की बात करूँ, तो जीवाश्म ईंधन में क्या-क्या आएगा? पेट्रोल आएगा, बिल्कुल आएगा, कोयला आएगा, हाँ आएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इसके बाद में सीएनजी या हम कह दूँ कि प्राकृतिक या नेचुरल गैसें। ठीक है? ये सारी कहाँ पाए जाएँगे? आपके पश्चिमी रेतीला प्रदेश में पाए जाएँगे, बालू का स्तूप वाले प्रदेश में पाए जाएँगे। मतलब एक चीज़ समझ में आती है कि पश्चिमी रेतीला प्रदेश खनिजों की दृष्टि से काफ़ी श्रमप्रद रहा होगा। बिल्कुल है भी सही। आपने देखा भी है कि जो रिफाइनरी हमारी वो कहाँ पर है? रिफाइनरी भी हमारी कहाँ पर है? पचपदरा, बाड़मेर में। बाड़मेर का कौन-सा जिला है? ये सर पश्चिमी जिला ही है हमारा। ठीक है क्या? यहाँ से स्तूपों के बारे में क्लियर हो गई होगी बात। थोड़ा-सा आगे चलूँगा और मैं बताऊँगा बालू का स्तूपों के प्रकार। ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, बालू का स्तूप।
इनके भी क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? अलग-अलग टाइप के होते हैं। यदि हवाएँ ऐसी चली और बालू का स्तूप ऐसे बन गए, तो देखो बालू का स्तूप हवा की दिशा में बने, हवा भी ऐसे चले और बालू का स्तूप भी ऐसे बने, तो समझ जाना वो हवा के साथ-साथ में चल रहे हैं। के साथ में हवा के साथ-साथ चलते हैं। हवा के साथ-साथ चलते हैं, हवा को कहते हैं हिंदी में पवन। क्या कहते हैं? पवन। पवन की अनुवर्ती मतलब प प जैसे पवन जा रही है, वो भी जाएँगे, इधर पवन जाएगी तो वो जाएँगे, मतलब पवन की दिशा के साथ-साथ में चलते हैं, इसीलिए उनको पवनानुवर्ती बालू का पवन की अनुवृत्ति करते हैं, मतलब उसका अनुसरण करते हैं। क्या कहते हैं? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। एरिड सोल ओके सर। हो गए सर क्लियर, हाँ, ओके। और ठीक है, बिल्कुल डाउट ही क्लियर होने चाहिए आपके, डाउट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है? पवनानुवर्ती मतलब पवन की दिशा के साथ-साथ में पवन की दिशा के साथ-साथ में बनने वाले क्या कहलाते हैं? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहलाते हैं। अगली एक लाइन लिखिए इसमें रेखीय बालू का स्तूप। एक बात बताओ, ये हवा चल रही है, ये हवा चल रही है, ये हवा चल रही है और इसी दिशा में पवन की दिशा में क्या बन रहे हैं? बालू का स्तूप बन रहे हैं, तो हमने क्या बोला? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। और एक बात बताओ, ऐसे थोड़ी चल रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे नहीं, किसी एंगल पर, किसी कोण पर ये मुड़ नहीं रहे हैं, मुड़ नहीं रहे हैं मतलब वो एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही रेखा में चल रहे हैं, उसे हम कहते हैं रेखीय बालू का स्तूप। आई बात समझ में? इसका नाम नाम क्यों है? रेखीय बालू का स्तूप क्यों कहते हैं? ये एक ही रेखा में चलते हैं, पवन के दिशा में चलते हैं तो पवनानुवर्ती, और ये अनुदैर्घ्य मतलब अनुसरण करते हुए चलते हैं, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। तो लिखे हुए हैं सारे नाम, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप, या इसको एक और नाम देते हैं शीफ, या शीफ। शीफ भी इन्हीं का ही नाम है। कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो हो गया आपका जैसलमेर, ठीक है? इससे ऊपर आपका बीकानेर और गंगानगर, सूरतगढ़ जो कि आपके गंगानगर में, कहाँ पर है ये? आपके गंगा, ठीक है? मैप के माध्यम से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, इसलिए मैं आपके साथ में मैप साझा कर रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगले बालू का स्तूपों के बारे में देखेंगे। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या समकोणीय बालू का स्तूप, मतलब हवाएँ तो ऐसी चलेगी और बालू का स्तूप ऐसे बनेंगे। हवाओं के विपरीत, हवाएँ ऐसे जा रही हैं, हवाएँ ऐसे जा रही हैं और बालू का स्तूप ऐसे बन रहे हैं। मतलब ऐसे बालू का स्तूप जो कि हवा की दिशा के विपरीत चलें, और हवा की दिशा के विपरीत चलने वाले या हवा के दिशा के बिल्कुल खड़े, इनको क्या बोलते हैं? लंबवत। और जब भी आपने गणित पढ़ी होगी तो इस तरह का जो कोण होता है उसको कहते हैं 90 डिग्री का कोण। क्या कहते हैं? 90 डिग्री का कोण। और जो 90 डिग्री का कोण होता है, उसी कोण का अन्य नाम है समकोण। क्या? समकोण। यदि पवन की दिशा ये है। किसकी दिशा? पवन की दिशा ये है और बालू का स्तूप इस तरह से बन रहे हैं। मतलब इसके क्या है? लंबवत बन रहे हैं। लंबाई लंबाई के अनुदिश बन रहे हैं। मतलब ये लंबाई है और लंबवत बन रहे हैं इस तरह से। ये बालू का स्तूप है, ये हवाएँ चल रही हैं। बालू का स्तूप है, ये हवाएँ चल रही हैं। मतलब ये लंबाई के क्या बन रहे हैं? समकोण पर बन रहे हैं। इसीलिए इनको एक नाम दे दिया गया, समकोण बालू का स्तूप। क्या बोल दिया? समकोण बालू का स्तूप। और ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़, ये जैसे ये बालू का स्तूप है, ये हवाएँ हैं, या ये मैं हूँ, ये आप हैं। आप मेरे, मैं ऐसे जा रहा हूँ और आप ऐसे आ रहे हो, तो मतलब आप मेरे को परास्त करना चाहते हो, आप मुझे क्या करना चाह रहे हो? गिराना चाह रहे हो। तो उसी से एक ट्रिक बनती है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों के नाम से इसको जानते हैं। कहाँ-कहाँ है इसका क्षेत्र, मैं आपको वापस से मैप इसीलिए लेके आया था कि आपको मैप में बता सकूँ। तो देखो, जैसलमेर का पोखरण है ये, जैसलमेर का ये हो गया पोखरण। यहाँ देखोगे तो बीकानेर। बालोतरा कहाँ आता है? सर बाड़मेर में आता है। कहाँ आता है? बाड़मेर में। और बीच में क्या बढ़ गया? अब मतलब आपको क्या करना है कि सारी चीज़ें एक बार मैप के अंदर ज़रूर क्लियर करनी है, ताकि आप एक बार इनके नाम भूल जाओगे लेकिन स्थान के नाम नहीं भूल पाओगे। किसके नाम नहीं भूल पाओगे? स्थानों के नाम नहीं भूल पाओगे। आगे बात करते हैं अगले बालू का स्तूपों के बारे में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं ये। बरखान या बरछान क्या है? तो ध्यान रखना, पश्चिमी रेतीला प्रदेश में पाए जाने वाले बालू का स्तूप या धोरे या धरियन क्या क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। बरखान कहाँ-कहाँ मिलते हैं? ये भालेरी जो स्थान है वो चूरू का है। कहाँ का है? चूरू का। भालेरी स्थान कहाँ का है? चूरू का है। चूरू का है। अब मुझे बताएँगे कि ददरेवा चूरू में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? आप ये बताएँ कमेंट में, ठीक है? ओसियाँ ये आता है सर जोधपुर में। कहाँ आता है? सर जोधपुर। सीकर और झुंझुनू शेखावाटी के हैं, तो सर ये रहा आपका झुंझुनू, ये रहा आपका सीकर। के बाद में सर्वाधिक ये कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर और
चूरू में। जैसलमेर और चूरू में। कौन से? बरखान। आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक बरखान कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा? जैसलमेर और चूरू। जैसलमेर और चूरू में सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं। मुझे एक बात बताना, ये जो सीकर है, आप लोगों को तो पता होगा, खैर बहुत स्मार्ट बच्चे हो तुम लोग। ये सीकर है, इस सीकर की जो आकृति है, सीकर की आकृति कैसी है? सीकर की आकृति कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि सीकर की आकृति कैसी? आकृति के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। सीकर की आकृति कैसी है, भरतपुर की कैसी है, जैसलमेर की कैसी है, बाड़मेर की कैसी है, टोंक की कैसी है, उदयपुर की कैसी है। देखो, जब मैं आपको एक लास्ट में इस सेशन में लास्ट में एक बार मैप दिखाऊंगा, उसमें बता दूं किसकी आकृति कैसी है। अभी आप मुझे आंसर दो कि सीकर की आकृति कैसी है? सीकर की आकृति कैसी है? देखो, भालेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखना, भालेरी, क्योंकि चूरू में आता है, बरखान के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं अगली साइड में। अगली साइड में क्या लिखा है? तारा बालू का स्तूप। इस तरह के बालू का स्तूप। अब आप कहोगे सर ये कैसे बनते होंगे? तो सुनो, यदि हवाएं पहले इस साइड से चली, ये वाली लाइन बना दी, इस साइड से चली, ये वाली लाइन बना दी, इस साइड से फिर वापस से ऐसे चल गई, फिर ऐसे ही चल गई, मतलब अनियमित हवाओं की वजह से। इसकी वजह से लिख देता हूं, अनियमित अनियमित हवाओं के कारण, अनियमित हवाओं के कारण बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप, ठीक है। तारा बालू का स्तूप कहलाते हैं। शायद लग रहा है कि आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं वापस से लिख देता हूँ एक बार। कलर कॉम्बिनेशन की वजह से, देखो, अनियमित हवाओं की वजह से। किसकी वजह से? अनियमित अनियमित हवाओं की गति। अनियमित हवाओं की वजह से जो बालू का स्तूप बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम तारा बालू का स्तूप कहते हैं। और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये मोहनगढ़। जब मैं आपको इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर पढ़ाऊंगा, तब मैं आपकी चर्चा करूंगा मोहनगढ़ की, तब आपसे पूछूंगा कि मोहनगढ़ मैंने कहीं पढ़ाया है क्या? तब आपका आंसर होना चाहिए हाँ सर आपने पढ़ाया है। कहाँ पर पढ़ाया है? तारा बालू का स्तूप जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मोहनगढ़। ये कहाँ पर आता है? आता है जैसलमेर। सूरतगढ़ सर ये आपके गंगानगर में आएगा। और पोखरण कहाँ आता है? कहाँ पर आता है? पोखरण जैसलमेर। ये हो गया गंगानगर आपका। तारा बालू का स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं। अनियमित हवाओं के कारण बनने वाले बालू का स्तूप कहलाते हैं, तारा बालू का स्तूप कहलाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा गया क्वेश्चन है कि पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये तो नहीं पूछा गया है कि पैराबोलिक बालू का स्तूप क्या है, लेकिन ये पूछा गया था कि महिला के हेयर पिन की आकृति में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, आपको याद रहे इसकी वजह से मैं एक इमेज लेके आया हूँ जो कि आपको दिख भी रही होगी। तो ये रही, ये आपकी हेयर पिन है। जितनी भी महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, उनको सबको पता होगा इस तरह की एक हेयर पिन होती है जो आपके बालों में लगाई जाती है। तो महिलाओं के हेयर पिन जैसी जो आकृति के बालू का स्तूप है उनको बोलते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। ये पूरे मरुस्थलीय एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन पाए जाएंगे आपके बीकानेर में सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाएंगे। आगे देखते हैं, लास्ट है आपके सब काफी पूरे मरुस्थल में, बीकानेर में कोई दिक्कत नहीं। अवरोधी बालू का स्तूप, ये कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं। अब सुनना, एक चीज है जो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ कि यदि ये मेरा धरातल है, ये धरती है, इसके ऊपर, इस पर यदि इस तरह के ये क्या बन गए? बालू का स्तूप। रेत के क्या बन गए? टीले बन जाते हैं। इन रेत के टीलों के अंदर, इन रेत के टीलों में यदि बारिश का समय होता है, बारिश के समय यहाँ पर क्या बढ़ जाएगी? पानी, जल। वर्षा के दौरान यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा? जल बढ़ जाएगा। ये जल स्थायी रूप से हो जाएगा, तब क्या कहेंगे? अस्थायी रूप से होगा तो क्या कहेंगे? ये क्या है? ये तो है सर बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप। इसको नंबर 1 दे देता हूँ और इसको नंबर 2 दे देता हूँ। दो बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि जो होती है उसको हम कहते हैं तल्ली। क्या बोलते हैं? तल्ली। तल्ली। यदि इसके अंदर पानी सूख जाए, इसके अंदर थोड़ी सी मृदा है, मिट्टी है, और उसके साथ साथ में दलदल बन जाए, तो दलदली भूमि को हम कहते हैं रन। क्या बोलते हैं? रन या टाट। दो बालू का स्तूपों के मध्य में पानी भर जाए और वो, उसे क्या कहते हैं? तल्ली कहते हैं। यदि इस तल्ली के अंदर मिट्टी भी है और मिट्टी के साथ साथ में दलदली भी जो भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं? रन या टाट कहते हैं। और इसके बाद में ये रन या टाट जब के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, किसके ऊपर? इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, मतलब प्रकाश पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ता है, तो ये जो पानी है उड़ने लगता है। क्या करने लगता है? उड़ने लगता है। तो उड़ने के बाद में यहाँ पर एक मैदान का निर्माण हो जाता है।
का निर्माण हो जाता है, मैदानों का निर्माण हो जाता है और इन मैदानों को हम बालसन के मैदान के नाम से बालसन के मैदान कहा गया है कि बालसन क्या है? तो ध्यान रखना मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू का स्तूपों के मध्य पाई जाने वाली ऐसा मैदान, एक मैदानी भाग जिसे हम क्या कहते हैं? बालसन का मैदान कहते हैं। यदि ये झीलें सुनना, जो रन या टाट हैं, ये स्थायी रूप से इसके अंदर पानी रह जाएगा, इन झीलों को हम कहते हैं कैसी झीलें? प्रायः यदि इन 2 बालू का स्तूपों के मध्य में पानी स्थायी रूप से रह जाएगा तो क्या कहलाएँगी? प्रायः झीलें कहलाएँगी। और बाद में जैसे पानी बिल्कुल सूख गया, रेगिस्तान होने के बाद में, इसके बाद में एक और भूभाग का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं? खड़ीन। इस खड़ीन के अंदर एक खेती की जाती है, उसके खड़ीन कृषि खड़ीन ये सारी बातें किसके बारे में होगी? बालू का स्तूपों के बारे में बात हो गई। ये देखो सारी चीज़ें हमने ये पढ़ी हैं, अभी तक बालू का स्तूप को ही पढ़ रहे हैं और इसका पहला विभाजन यहाँ पे आके आपका कंप्लीट होता है कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश होते हैं और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। युक्त और मुक्त प्रदेश आपके दिमाग में मुझे लगता है कि शायद क्लियर हो चुके हो। यदि नहीं हुए हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें कि सर एक बार और बताएँ, ज़ेरोफाइट्स, एरोड सॉइल ओके सर, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। चलें, अब आगे चलते हैं इसके दूसरे पार्ट्स की ओर। कौन से पार्ट्स? देखो शुष्क हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क। को पढ़ेंगे अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क जो प्रदेश है, यदि मैं आपको राजस्थान में रफ मैप बना देता हूँ राजस्थान। यहाँ पर जो क्षेत्र था आपका अर्ध शुष्क, सॉरी ये तो था आपका शुष्क, बाद में ये जो एरिया है, इसमें आ जाएगा आपका अर्ध शुष्क, आएगा अर्ध शुष्क को हमने 2 भागों में बाँटा था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर चुके हैं। शुष्क को 2 भागों में बाँटा था हमने। एक का नाम था बालू का युक्त प्रदेश, मतलब राइट लगा रहा हूँ, और इस पे क्रॉस मतलब मुक्त प्रदेश। छोटी-सी बात है। अब सुनना, इस अर्ध शुष्क प्रदेशों को तो अर्ध शुष्क प्रदेशों को भी अलग-अलग 4 भागों में बाँटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बाँटा गया है। तो मैं इसको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि आप क्लियरली इसको एक भाग ये रहा, प्रभाग प्रभाग और अर्ध शुष्क प्रदेशों को 4 भागों में बाँटा गया है। कितने भागों में बाँटा गया है? 4 भागों में बाँटा गया है। भागों के नाम लिखना, पहला नाम लिख रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पर जो पूर्वी एरिया है, सॉरी उत्तरी एरिया राजस्थान का, कौन सा एरिया है? उत्तरी एरिया, जहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। ये प्राचीन काल में योध्या क्षेत्र के नाम से जान, यहाँ पर एक नदी, जो कि प्राचीन नाम है उसका सरस्वती नदी, और अभी हाल ही में इसको जानते हैं घग्गर नदी के नाम से। किसके नाम से? घग्गर नदी के नाम से। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो क्षेत्र आता है उसे कहते हैं हम घग्गर का प्रदेश। क्या बोलते हैं? घग्गर का प्रदेश। मतलब अर्धशुष्क प्रदेश का पहला प्रदेश कौन सा हो गया? घग्गर प्रदेश। घग्गर से थोड़ा-सा आप जैसे नीचे आओगे, मैंने मैप में बताया था कि एक एरिया था जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू, मतलब शेखावाटी का क्षेत्र एरिया का, इस प्रदेश का नाम हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश। क्या प्रदेश? शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। और इस शेखावाटी प्रदेश में आंतरिक प्रवाह की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है कांतली नदी, जिसके किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है ना? तो इस शेखावाटी प्रदेश को हम आंतरिक अपवाह क्षेत्र या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र या आंतरिक प्रवाह प्रदेश भी जानते हैं। थोड़ा-सा और नीचे आएँगे तो एक उठी हुई भूमि है। उठी हुई भूमि को कहते हैं उच्च उच्च भूमि, मतलब उच्च भूमि कहाँ पर आएगी? ये नागौर में आएगी, तो कहते हैं हम नागौर नागौर उच्च भूमि प्रदेश। नागौर उच्च भूमि, ठीक है? इसके बाद में आपको जब मैं पढ़ाऊँगा कि नाग पहाड़ी, पुष्कर पहाड़ी, अजमेर से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में आने की वजह से इस क्षेत्र को हम कहते हैं लूनी प्रदेश। कौन-सा प्रदेश? लूनी प्रदेश, लूनी प्रदेश। और यहाँ पर गोडवाड़ जाति की प्रधानता या गोडवाड़ भाषा की प्रधानता होने की वजह से इसको हम किस नाम से कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। कौन-सा प्रदेश? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। देखो धीरे-धीरे करके हम कहाँ तक आ गए? अर्ध शुष्क तक आ चुके हैं। पश्चिमी रेतीला प्रदेश के 2 भाग थे, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क के 2 भाग थे, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके बारे में सारी चर्चाएँ कर ली है। उसके बाद में हमने अर्ध शुष्क की बात की है। अर्ध शुष्क में पहला प्रदेश आ गया घग्गर का मैदान, मतलब घग्गर का प्रदेश, दूसरा आ गया शेखावटी प्रदेश, तीसरा आ गया नागौर उच्च भूमि और चौथा आ गया लूणी या गोडवाड़ प्रदेश।
ठीक है। घग्गर जो प्रदेश है इसमें 2 जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। घग्गर नदी जब मैं पढ़ाऊँगा तो इसके बारे में और अच्छे से आपके साथ में चर्चा करूँगा। शेखावटी में आपके आंतरिक प्रवाह की नदी आती है। हाँ, नागौर की मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त पानी किस जिले में है? तो ध्यान रखना, फ्लोराइड से ग्रसित बेसिकली 2 जिले हैं, एक तो नागौर है और एक पश्चिमी अजमेर है। नागौर और पश्चिमी अजमेर। होता क्या है कि सर फ्लोराइड वाला पानी पीने मर थोड़ी जाएँगे, नहीं मरोगे, लेकिन ध्यान रखना फ्लोराइड वाला जैसे पानी आप पिएँगे तो आपके दाँत पीले हो जाएँगे, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। देखो इस तरह की हड्डियाँ। अब देखो हड्डी पहले तो ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। मतलब ये कैसी होगी? आड़ी होगी या वाँकी होगी आपकी भाषा में। कैसी होगी? आड़ी हो गई या वाँकी होगी। जिसे हम कहते हैं टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई। तो ध्यान रखना हड्डियों का जो लचीलापन है, वो किसकी वजह से प्रभावित हो रहा है? नागौर में जो फ्लोराइड का युक्त जल है उसकी वजह से। इसी की वजह से नागौर में एक जल पट्टी का नाम पूछा गया है, एक पट्टी का नाम पूछा गया है। आपने जैसे देखा होगा सपोज़ जैसे मैं ये हूँ, मैंने फ्लोराइड का जल पिया और इस तरह से यदि मैं हो जाता हूँ, तो मेरे क्या निकल गया है? कूबड़ निकल गया। क्या निकल गया है? कूबड़ निकल गया है। तो नागौर में एक पट्टी मिलती है, इसको हम कहते हैं कूबड़ पट्टी। और ये पूछा गया है कि राजस्थान में कूबड़ पट्टी का विस्तार किस जिले में है? तो आपका आंसर आएगा नागौर में। का कूबड़ पट्टी का विस्तार कहाँ पर है? नागौर और पश्चिमी अजमेर में। और साथ-साथ में इस कूबड़े को आपकी भाषा में क्या बोलेंगे? बांका, बांका हो गया, आड़ा बांका हो गया, तो इसको बोलते हैं बांका पट्टी, बांका पट्टी। इस पट्टी का कारण क्या है? कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी का जो कारण है, वो है आपका फ्लोराइड युक्त। कौन-सा जल? फ्लोराइड युक्त, फ्लोराइड युक्त। अब आप कहोगे कि सर यहाँ के फिर तो सारे लोग कुबड़े होंगे। मैंने कहा नहीं। आप कहोगे क्यों? तो क्यों का कारण ये रहा। आपको जब मैं पढ़ाऊँगा इंदिरा गांधी लिफ्ट, तो पढ़ाऊँगा इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की एक शाखा आएगी, उसका नाम है पन्नालाल बारूपाल। कौन-सा? पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से क्या किया जा रहा है कि आपका जो नागौर जिला है, वहाँ को पेयजल आपूर्ति कर, तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर के माध्यम से नागौर जिले को कह रहे हैं कि आप ऐसा पानी मत पियो जिससे आप में क्या रोग आ जाए, कुबड़ेपन का रोग आ जाए, दांत पीले हो जाए, हड्डियाँ कमजोर हो जाए। तो नागौर में कौन सी पट्टी है? कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी? पहला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पाया जाता है? सर फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इस जल के निदान के लिए, इस समस्या के निदान के लिए कौन सी लिफ्ट नहर इसको यहाँ नागौर में पानी लेकर आ रही है? तो आपका आंसर रहेगा पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट। ठीक है, कौन सी नहर? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। और लूनी की नदी तो हम लूनी नदी की तो चर्चा हम और डिटेल से करेंगे। आप मुझे एक बार कमेंट में तो क्या, कल के लिए आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि आप आईजीएनपी के मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में भी लिख रखा है। राजस्थान इंदिरा गांधी नहर परियोजना और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के अंदर भी आईजीएनपी मतलब इंदिरा गांधी नहर का नाम दे रखा है। तो मुझे एक काम करके कल लेके आना कि पुराने नाम इंदिरा गांधी नहर के, पुराने नाम और नए नाम क्या-क्या हैं और कितनी हैं ये? इनके बारे में आप मुझे कल कमेंट के माध्यम से बता देना कि आपको याद हो गई कि यदि याद हो गए हैं, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि याद नहीं हुए हैं, तो गारंटी मेरी है कि इसके बाद में आप कभी याद नहीं करोगे। मैं याद करवा दूँगा, ठीक है? चलें आगे, चलें इसको आगे साफ करते हैं, अगले मैटर की ओर बढ़ते हैं। हमारा अर्धशुष्क प्रदेश हो गया है, अब बढ़ेंगे हम अरावली की ओर। की ओर बढ़ेंगे, अरावली की ओर। पहला प्रदेश कंप्लीट हो चुका है, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। अब हम चल रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अरावली का। अरावली का इम्पोर्टेंस क्यों है? पर्वत क्यों बनते हैं? पठार क्यों बनते हैं? आपके भूकंप क्यों आते हैं? इन सारी समस्याओं का निदान मैं आपको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, तब मैं आपको बता दूँगा कि पर्वत क्यों बनते हैं? पठार क्यों बनते हैं? नदियाँ क्या होती हैं? सारी चीज़ें उसमें चर्चा। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में हम बात करने वाले हैं पहले प्रदेश के बारे में। और इस पहले तो ये देख लो, ये जो अरावली है, अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। सबसे प्राचीन पर्वतमाला है जो अभी, पहले तो कैसी थी? ऐसे, ऐसे इसको कहते हैं फ़ोल्डेड माउंटेन। फ़ोल्डेड को हिंदी में बोलते हैं वलित पर्वतमाला। कैसी माला? वलित पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला। लेकिन अभी आपसे पूछे कि प्राचीन समय में अरावली कैसी थी? तो आपका आंसर आएगा वलित। लेकिन अभी पूछे कि वर्तमान में अरावली कैसी है? तो ध्यान रखना अवशिष्ट।
अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वर्तमान में अरावली कैसी है? तो अवशिष्ट है, पहले कैसी थी? तो वलित थी। और ध्यान रखना ये अरावली ऐसी है, आपको यदि राजस्थान का रफ डायग्राम में इस तरह से बनाता हूँ, तो अरावली यहाँ से तो ऐसी फैली हुई है, ऊपर जाके ऐसी, ठीक है? आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक वाद्य यंत्र है, एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है तानपुरा। क्या है? तानपुरा। तो तानपुरे जैसी आकृति किसकी आपसे पूछ लिया है, तो आपका क्या आंसर होगा? अरावली। क्या होगा? अरावली। तो अरावली की आकृति कैसी होगी? तानपुरे जैसी। जैसी तानपुरा एक वाद्य यंत्र है, इसकी जैसी। आप मुझे ये बताएं, ये जो तानपुरा है कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है, अवनद है या तत्वाद्य यंत्र है? इसमें से आप मुझे बताएंगे तानपुरा क्या है? पूछने का रीजन ये है, यदि आप एक सब्जेक्ट के साथ में 2-2 सब्जेक्ट को, 3-3 सब्जेक्ट को कोऑपरेट करके या साथ-साथ में चला के पढ़ोगे, तो आपको 2-2 चीज़ें एक साथ याद हो। तो अरावली का क्षेत्रफल देख लेते हैं। अरावली का क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान रखना 9.3%। कितना क्षेत्रफल है राजस्थान में? 9.3% क्षेत्र पर अरावली फैली हुई है, जबकि यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी निवास करती है? मात्र और मात्र 10%। मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है अरावली का? 9.3%। और यहाँ पर जनसंख्या निवास कितनी करती है? 10%। आपसे एक बार पूछा गया था कि अरावली के उपनाम क्या-क्या हैं? अरावली के अरावली के उपनाम क्या-क्या हैं? अरावली के उपनाम की बात करते हैं तो देखो, एक तो कहा गया है इसको पारीपत्र। क्या कहा गया है? पारीपत्र। किसमें कहा है इसको? विष्णु पुराण में कहा है। विष्णु पुराण में क्या कहा है इसको? पारीपत्र। ठीक है? इसके बाद में बूंदी में इसको कहते हैं, और ये पूछा गया है कि आडावल पर्वत कहाँ पर है? आडावल पर्वत कहाँ पर है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। आडावल पर्वत भी कहाँ पर है? बूंदी में, और इसी को बूंदी में आडावल पर्वत कहते हैं। आडावल पर्वत कहाँ कहते हैं? बूंदी में कहते हैं। उसके बाद में सीकर में क्या कहते हैं? सीकर में कहते हैं इसको मालखेत। क्या बोलते हैं? सीकर में इसको मालखेत के नाम से जानते हैं। सीकर में इसको मालखेत के नाम से जानते हैं। और इसको आबू का गुलाब भी कहते हैं सिरोही में। आबू का गुलाब कहाँ कहते हैं? सिरोही में। इसी बात कर रहा हूँ मैं, अरावली बात। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे गुर्जरात्रा किसने कहा? हेंगसान ने कहा था इसको। थली प्रदेश राजस्थान में कहते हैं। थार पारकर, ये सारे नाम किसके हैं? अरावली के हैं। जहाँ की हम पाकिस्तान में अलग नाम से जानते हैं इसको, और राजस्थान में अलग नाम से जानते हैं। राजस्थान में अलग नाम से जानते हैं। बात हो गई छोटी-छोटी सी बात, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। पास करती है, और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? इसको पहले कैसा था ये? वलित पर्वतमाला थी, अभी कैसी है? अवशिष्ट पर्वतमाला है। राजस्थान में थली है, थाली प्रदेश से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अरावली के बारे में और थोड़ी चर्चा करेंगे। अरावली को एक बार जस्ट सिंपल सा मैं दिखा दूँ आपको। ये हल्का-सा रफ डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बच सके। यदि अरावली की मैं बात करूँ, तो अरावली कुछ इस तरह से है। देखो अरावली कुछ इस, अब आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जो अरावली है, यदि मैं यहाँ पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिख देता हूँ। ये रहा हमारा पूर्व, ये रहा हमारा पूर्व, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर, और ये हमारा दक्षिण। ठीक है? अरावली का जो विस्तार है, यदि आपसे कोई कहे कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो ध्यान रखना, अरावली का विस्तार ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। क्या कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से किधर जा रही है सर? तो सर उत्तर। कहाँ जा रही है सर? उत्तर पूर्व की ओर ये जा रही है। कौन जा रही है? अरावली जा रही है आपकी। ठीक है? अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से कहाँ हो रहा है? उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। लेकिन आपसे मैंने क्या कहा? विस्तार की बात करी। विस्तार की बात करिए, अरावली के विस्तार। विस्तार तो हमने बता दिया कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर अजमेर आएगा, और अजमेर में एक नदी निकलती है, लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी। और लूणी नदी ऐसे बहती है, आपको पता होगा लूणी नदी पहले नागौर अजमेर होते हुए अजमेर अजमेर, नागौर, जालौर, बाड़मेर होते हुए ऐसे बाहर निकलती है। मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है, ये नदी नीचे की ओर जा रही है। कहाँ की ओर जा रही है? नीचे की ओर जा रही है। मतलब किस ओर जा रही है? दक्षिण-पश्चिम की ओर जा रही है। और किस दिशा से जा रही है? उत्तर-पूर्व से जा रही है। मतलब अरावली का विस्तार भले ही
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन इसका ढाल जस्ट अपोजिट है। कह सकता हूँ इसका विस्तार जो है, उसके जस्ट अपोजिट इसका क्या है, ढाल है। शॉर्ट में आप समझ में आ गया होगा कि विस्तार के जस्ट अपोजिट इसका क्या है, ढाल है। किसका, अरावली का। अब मैं थोड़ा सा आपको एक वर्ड भारत के मैप में लेके जाना चाहूंगा आपको कि अरावली एक्चुअली आती कहाँ से, अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और कैसे है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक द्वीप दिख रहा है जिसका नाम है लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर और थोड़ा सा एक और द्वीप मिलता है, उसको बोलते हैं मिनीकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप, मिनीकॉय द्वीप। और ये लक्षद्वीप और मिनीकॉय द्वीप को बड़े रूप में बोलूं तो ये अरब सागर के अंदर है। सागर के अंदर है ये, अरब सागर। अरब सागर के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के अंदर एक और द्वीप है जिसका नाम है मिनीकॉय द्वीप। तो मिनीकॉय द्वीप से ऐसे 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 चलती हुई हमारी अरावली है। ऐसे चलती हुई हमारी कौन है, अरावली। तो ये जा रही है, और ऐसे होते हुए चली जा रही है। बिल्कुल, अब देखो अरावली निकली कहाँ से है? सर मिनीकॉय द्वीप से। ऑप्शन में नहीं है तो लक्षद्वीप, ऑप्शन में नहीं है तो अरब सागर। इसीलिए इसीलिए अरावली का पिता कहते हैं, अरावली का पिता, अरावली का अरावली का पिता किससे कहते हैं, अरब सागर। क्लियर होगी बात। अरब सागर को क्या कहते हैं, अरावली का पिता। क्योंकि उद्गम कहाँ से हो रहा है, मिनीकॉय द्वीप से। मिनीकॉय द्वीप किसके अंदर, लक्षद्वीप के अंदर। लक्षद्वीप किसके अंदर, अरब सागर के अंदर। आगे जैसे ही एंट्री लेगी तो आपको दिख रहा होगा ये गुजरात है। गुजरात से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सर हमारे राजस्थान से। फिर हमारा राजस्थान दिख रहा होगा। फिर राजस्थान में कहाँ से एंट्री लेती है, कहाँ से खत्म होती है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, इस सारी बातों के बारे में आपके साथ भी चर्चा करने वाला हूँ कि राजस्थान के साथ में कहाँ से लेते हैं। ये जो स्थान दिख रहा है, ये स्थान, इस स्थान को जिले के रूप में मैं बात करूँ, जिले का नाम है, कौन सा जिला है, सिरोही। सिरोही में भी एक स्थान है जिसका नाम है माउंट आबू। कौन सा आबू, माउंट आबू से ये राजस्थान में एंट्री लेती है, नाम है अरावली। क्या, अरावली। सिरोही के माउंट आबू से एंट्री लेती है, और यहाँ पर एक स्थान आता है, एक जिला आता है, इस जिले का नाम है, क्या नाम है, झुंझुनू में स्थान पूछे तो क्या, खेतड़ी झुंझुनू से ये समाप्त हो जाती है। मतलब आपसे ये पूछे पहला प्रश्न कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप कहोगे सर गुजरात से लेकर, कहाँ से लेकर, गुजरात से लेकर, ये रहा गुजरात, गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक, दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक, रायसीना हिल्स का पहाड़ी, शॉर्ट में लिख, दिल्ली की रायसीना हिल्स तक किसका विस्तार है, अरावली का विस्तार है। कहाँ से, गुजरात से। गुजरात में जो लास्ट बॉर्डर है, गुजरात का एक लास्ट एंडिंग पॉइंट है जिसका नाम है ब्रह्मखेड़ा। ब्रह्मखेड़ा के बाद में राजस्थान स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यदि आपसे कहे अरावली, ये राजस्थान हमारा, और ये राजस्थान हमारा। अरावली का विस्तार कितने राज्यों से है, तो देखो पहला राज्य का नाम लिखूंगा मैं यहाँ पर, गुजरात का, क्या, गुजरात। दूसरा नाम आएगा राजस्थान, क्या नाम आएगा, राजस्थान। तीसरा नाम आ जाएगा आपका, हरियाणा। और चौथा नाम आ जाएगा आपका यूनियन टेरिटरीज नई दिल्ली, आ जाएगा नई दिल्ली। अब भाई कमेंट में क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, क्या सीन चल रहा है, एक बार बता दें। सब कुछ ठीक है, लेफ्ट नेयर 7 हैं, वैशाली कुमावत, वैलिड, वैलिड ये कुबाड़, फ्लोरोसिस, हाँ भाई सही है, फ्लोरोसिस मैक्सिमम बांका पट्टी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, बांका पट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा क्या है, अधिक है, और फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की वजह से इसे बांका पट्टी के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। वैशाली हैं, 9 शाखाएं, 9 शाखाएं, बिल्कुल सही है। अलवर डिस्ट्रिक्ट में आते ही हाँ सब ज़्यादा फूका हुआ। चलो थोड़ा सा आप सही लिखें, ज़्यादा अच्छा। गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। नागौरी भूमि, बिल्कुल बढ़िया, बहुत सही है। मतलब सब पढ़ने वाला ही हो,
सब पढ़ने वाले ही दिख रहे हो यहाँ पे तो, ठीक है ना? तो राजस्थान में अरावली का जो विस्तार है कितने राज्यों से है? तो राज्य नंबर 1 गुजरात, राज्य नंबर 2 राजस्थान, राज्य नंबर 3 हरियाणा। आपसे पूछे कि अरावली का जो विस्तार है कितने राज्यों में? राज्यों की बात करें तो सर राज्य तो हैं आपके, कौन-कौन से? लिख दो यहाँ पर, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक है आपका केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर केंद्र का शासन हो, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश इसका रहेगा नई दिल्ली। तो आपके पास में 2 क्वेश्चन बन गए कि राजस्थान में या पूरे भारत में अरावली का विस्तार कितने राज्यों से या अरावली का संबंध कितने राज्यों से है? तो आपका आंसर आएगा 3 गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से है? तो आपका आंसर आएगा 1 वो भी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। अब देखो राजस्थान में यहाँ से एंट्री ले रही है, इस स्थान का नाम मैंने बता दिया था माउंट आबू है। क्या है ये? माउंट और माउंट आबू किस जिले में आता है? तो ये आता है सर सिरोही। सिरोही में। और यहाँ पर एक स्थान है, स्थान का नाम है खेतड़ी। क्या नाम है? और खेतड़ी कहाँ पर आता है? ये कहाँ पर आता है? और मैं बात करूँ इस पूरे अरावली की, अगर पूरी अरावली की बात करो ना, आप राजस्थान की क्यों बात कर रहे हो? अरे राजस्थान की इसलिए बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में ये भूगोल हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर है ना गुजरात में पालनपुर से एंट्री लेती है। कहाँ? पालनपुर गुजरात से एंट्री लेती है और दिल्ली की रायसीना हिल्स। अब आपके सामने ये पूरा रफ मैप आपके सामने क्लियर हो चुका है। ठीक है? मतलब अरावली गुजरात के पालनपुर से एंट्री लेती है, राजस्थान में जाती है, हरियाणा में जाती है और फाइनली रायसीना हिल्स दिल्ली में खत्म हो जाती है। तो अरावली के बारे में ये पहचान लिया कहाँ से निकली? पालनपुर से गई कहाँ पर? रायसीना तक। राजस्थान में कहाँ से एंट्री ली? सर माउंट आबू, सिरोही जिला है और कहाँ तक गई? खेतड़ी और जिला कौन सा है? झुंझुनू है। ये अरावली के बारे में जो मोटी-मोटी बातें थी मैंने आपके सामने तय की हैं मैप से और थ्योरी के माध्यम से। ढाल कौन सा है? कितने अब आगे जो कल बात करूँगा मैं इसकी लंबाई को लेकर बात करूँगा। यहाँ पर कौन-कौन से पर्वत हैं, पठार हैं, दर्रे हैं, इन सब के बारे में बात करूँगा। तो आज के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलता हूँ आपको कल इस समय मैप के साथ में। जय हिंद।